हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 को लेके आए हुए हैं। यहाँ पर इस पाठ का नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। आज हम यहाँ पर इस पूरे पाठ के एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को साथ में लगाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पष्ट कीजिए। नंबर ए, मस्तिष्क की अपेक्षा मानव का पैर पर रक्तचाप अधिक होता है। बच्चों देख लीजिए, इसकी आंसर आपके स्क्रीन पर है। पढ़िए क्या है, समझिए। द्रव का जो दाब होता है वो P बराबर एच रो जी द्वारा लिखा जाता है, जहाँ H गहराई और रो घनत्व और G गुरुत्वीकरण है। अतः स्तंभ का दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। मानव शरीर का रक्त स्तंभ की ऊंचाई पैरों पर मस्तिष्क की अपेक्षा मतलब दिमाग के अपेक्षा अधिक होती है। अतः मनुष्यों के पैरों में रक्त दाब मस्तिष्क की अपेक्षा दिमाग की अपेक्षा अधिक होता। बच्चों तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा नंबर मतलब बी नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 6 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब का लगभग आधा हो जाता है। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक है। चलिए आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर पढ़िए। पृथ्वी के पृष्ठ के समीप मतलब पृथ्वी के पृष्ठ के जो पास हवा का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, तथा ऊंचाई के बढ़ने के साथ घनत्व ये घटता है। 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर घनत्व लगभग आधा रह जाता है और 6 किलोमीटर से ऊपर हवा का घनत्व धीरे धीरे घटता है। बच्चों चलिए तीसरा नंबर सवाल मतलब सी नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। यद्यपि दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है, तथापि द्रव स्थैतिक दाब एक अदिश राशि है। चलिए बच्चों इसको समझते हैं। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। जब किसी द्रव पर बल लगता है या आरोपित होता है, तब द्रव के अंदर दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाती या संचरित होती हैं। ठीक बेटा। अतः द्रव स्थैतिक दाब की कोई नियत दिशा नहीं होती है, अर्थात यह एक अदिश राशि है। याद रखिएगा, तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पष्ट कीजिए क्यों। पहला क्या है बच्चों, नंबर ए, पारे का कांच के साथ स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, जबकि जल का कांच के साथ स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। आइए इसको समझते हैं। दूसरे का ए क्या कह रहा है, पहले आइए समझते हैं, थोड़ा सा इसके लिखते हैं। जब एक द्रव की अल्प मात्रा किसी ठोस पर ठीक बच्चों, किसी ठोस पर गिराते हैं तब वह 3 प्रकार का अंतरपृष्ठ बनाता है। तब वह 3 प्रकार का अंतरपृष्ठ बनाता है। कौन कौन से, आइए हम आपको बताते हैं। पहला, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव वायु, जिसे हम लोग डिनोट्स करेंगे एस, सरफेस पृष्ठ तनाव। द्रव को लिक्विड में लिखते हैं और वायु के ए लिखते हैं। पहला है, ठीक है। और जो दूसरा है वो हमारा ठोस वायु होगा। इसे हम किससे लिखेंगे, एस, सॉलिड एयर, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, ठोस सॉलिड, ए से एयर, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है
वो क्या है, वो हमारा है तीसरा ठोस द्रव, ठोस द्रव। तो इसे लिखेंगे एस एस सॉलिड एंड लिक्विड एसएल से। ठीक बेटा। चलिए अब हम यहाँ पर आपको, और इनके बीच का जो स्पर्श कोण है, क्या स्पर्श कोण, उसको हम थीटा से लिखते हैं। आइए हम आपके पास एक कोई सॉलिड है, बना के दिखाते हैं, देखिएगा। ये आपके पास कुछ सॉलिड है, ठीक है। ये कोई क्या है, सॉलिड है, ये ठोस है, क्या है, ठोस है। किसका, कांच मान लिया, क्या मान लिया हमने, ये हमने कांच मान लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक द्रव की बूंद गिराते हैं, क्या, जब एक द्रव की अल्प मात्रा गिराते हैं इस पर, ये मान लिया कोई द्रव है, ये एक बूंद को हमने गिरा दिया, ये बूंद है, ठीक बेटा। अब ये बताइए, जो ये वाला सरफेस है इसका, ये वाला, ये क्या होगा, इसका सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव होगा एस। ये लिक्विड है और ये एयर में है, तो क्या होगा, लिक्विड को एल ए लिखेंगे। तो इसका बेटा ये वाला जो सरफेस है वो क्या होगा, इसका पृष्ठ तनाव एल ए होगा। और इस वाला सरफेस का जो, देखिए ठोस है और वायु में है, तो इसका सरफेस होगा, सरफेस ठोस का सॉलिड ए ऐसे होगा। अब इस वाले जो भाग का सरफेस होगा वो क्या होगा, ये होगा एस, बहुत ध्यान रखिएगा, एस। ये सॉलिड मतलब ठोस और लिक्विड एल, तो क्या होगा एस, ये होगा। अगर बच्चों हम इसका एंगल, ये क्या है, स्पर्श कोण क्या है, ये अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, आप देखिएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। क्या होता है बच्चों, आधार बटे कण होता है ना। तो कॉस थीटा आधार, अब समझिएगा, आधार बेस वाला हो गया, ये हमें फाइंड करना है, क्या बेटा, ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसको हमें फाइंड करना है, इसको हम ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। और कण इसका क्या, ये एंगल कण होता है एस एल ए। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालें ए की, तो क्या आएगा, एस एल ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू एक और आई है इसका, वो है एस एल ए कॉस थीटा, ये वैल्यू आई है। अब यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा, जो ये है इसके इक्वल होगा, देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन, तो इनका सम इसके इक्वल होगा। तो आप बताइए, एस एल प्लस एस एल ए कॉस, एल ए कॉस है ना, कॉस थीटा बराबर एस एस ए। तो बच्चों यहाँ से एस एल ए कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो क्या आएगा, इस चीज़ को उधर भेजेंगे, एस एस ए माइनस एस एस एल, ये आएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, ये तो वैल्यू हमने निकाला था, ठीक है। अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालें, किसकी वैल्यू बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू, तो बताइए क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर इसको नीचे लगा देंगे, एल को नीचे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एस एस ए माइनस एस एस एल बटे एस एल ए, ये आ गया बेटा स्पर्श कोण का फार्मूला। क्या लगेगा, स्पर्श कोण का ये आ गया फार्मूला। तो बच्चों आपको एक बात बता दें, यहाँ पर कुछ केस चलेंगे। केस नंबर 1, क्या, मान लो इन दोनों में यदि ये बड़ा है, क्या बेटा, ये वैल्यू अगर एस ऑफ ए, समझिएगा, एस एस ए अगर ग्रेटर देन है एस एस एल से, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी बेटा, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो प्लस में आएगी। और दूसरी बात, और थीटा की जो वैल्यू होगी वो जीरो, थीटा की जो वैल्यू होगी 90 से बड़ी होगी, ठीक है। और केस नंबर 2 जो आपका होगा, समझिएगा, केस नंबर जो 2 आपका होगा, समझिएगा, तो वो क्या होगा, एस, अगर मान लो यहाँ पर एस ऑफ ए ये किसे होगा, इससे छोटा हो एस एस एल से, तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या, उल्टा होगा डायरेक्शन ना, तो ये भी उल्टा कर देंगे हम, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी माइनस में होगी, और थीटा की वैल्यू जो होगी 90 से छोटा होगा। तो ये आपका केस है, ठीक बेटा।
ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो ये आपका केस आप याद कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसी का दूसरा नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा, कांच के स्वस्थ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद बनने का प्रयास करता है। आइए इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, द्रव बूंद के ठोस सतह पर संतुलन के लिए आपके स्क्रीन पर परिभाषा है, आप इसे पढ़िए। द्रव बूंद के ठोस सतह पर संतुलन के लिए SSL प्लस SLA cos थीटा बराबर SSA का पालन करता है। मरकरी तथा कांच के लिए बेटा SL के जो सरफेस है पृष्ठ तनाव SL का वो बड़ा होता है किससे, ठोस SA से, मतलब ठोस एयर से बड़ा होता है। अतः संतुलन हेतु कॉस थीटा ऋणात्मक होना चाहिए। अर्थात अधिक कोण प्राप्त करने के लिए मरकरी को बूंद के रूप में होना चाहिए। जल तथा कांच के लिए SSA ग्रेटर देन होता है किससे, SSL से बड़ा होता है। तो अतः संतुलन के लिए कॉस थीटा धनात्मक होना चाहिए, अर्थात थीटा न्यून कोण होना चाहिए। यह न्यून कोण प्राप्त करने के लिए जल को कांच के पृष्ठ पर फैलना चाहिए। तो बच्चों ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लें। सी नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आइए इसके आंसर को समझते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले अभिलंबित बल है तथा पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। चलिए बच्चों, डी नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए। क्या कह रहा है, जल में घुले अपमार्जकों के स्पर्श कोणों का मान कम होना चाहिए। आइए बच्चों इसको समझते हैं। आंसर आपके स्क्रीन पर है। केस नली में द्रव के तल की ऊंचाई का जो फार्मूला है वो होता है H बराबर 2S cos थीटा बटे R रो जी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जब सारी वैल्यू को हम कांस्टेंट मान ले तो H प्रोपोर्शनल टू cos थीटा आता है। क्या आता बच्चों, H प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो अतः कपड़ों में केस नली के रूप में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यदि स्पर्श कोण अति अल्प है तो cos थीटा का मान अधिकतम होगा तथा सर्प कपड़ों की केस नलियों में अधिक फैलेगा तथा डिटर्जेंट धूल कणों को अधिक हटाएगा तथा कपड़ों को साफ करेगा। ठीक बच्चों, चलिए इसका दूसरे का ई नंबर सवाल पढ़ते हैं। यदि किसी बाह्य बल का प्रयास ना हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोलाकार होती है। बच्चों इसका आंसर क्या है, आइए पढ़ते हैं। बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव द्वारा निर्धारित होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंद न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल धारण करने की चेष्टा रखती है। चूँकि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है अतः अन्य बल के प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव की बूंद हमेशा गोली होता है। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोककर। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कुछ आपको आंसर या इसमें भरने हैं। आइए पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रकथन के साथ संलग्न सूची में से उपयुक्त शब्द छांटकर उस प्रकथन के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए पहला क्या कह रहा है, ए नंबर ऑप्शन। व्यापक रूप में द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर क्या होता है बच्चों, बढ़ता या घटता है, तो यहाँ पर बता दें घटेगा। चलिए दूसरा नंबर, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ती या घटती है। बेटा इसमें क्या होगा, पहले वाले में लिखेंगे ताप बढ़ाने पर घटेगा और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, श्यानता बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक है, पहले वाले में इसमें घटेगा, दूसरे वाले में बढ़ेगा। सी नंबर में आइए, द्रव दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक वाले ठोसों के लिए अपरूपक प्रतिबल, इसमें आप बढ़ेंगे अपरूपक विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा जो अपरूपक प्रतिबल होता है वो अपरूपक विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि द्रव के लिए अपरूपक विकृति की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखना बेटा, अपरूपक विकृति के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें आप पहले वाले अपरूपक विकृति लिखेंगे, दूसरे वाले में अपरूपक विकृति की दर। आइए डी नंबर सवाल पढ़ते हैं। किसी तरल के अपरिवर्ती प्रवाह में आए किसी संकीर्ण
पर प्रवाह की चाल में वृद्धि में क्या होता है? आप बताइए। इसमें आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण या बर्नौली सिद्धांत। ठीक बच्चों, दोनों इसमें आएगा। आइए ई नंबर सवाल पढ़ते हैं। किसी वायु सुरंग में किसी वायुयान के मॉडल में प्रक्षोभ की चाल वास्तविक वायुयान के प्रक्षोभ के लिए क्रांति चाल की तुलना में क्या होगी? अधिकतम होती है बच्चों। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्न के कारण स्पष्ट कीजिए। पहला, किसी कागज़ की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए आपको उस कागज़ पर ऊपर की ओर हवा फूंकना चाहिए, क्या नीचे की ओर नहीं? रीज़न आइए इसका हम बताते हैं। कागज़ की पट्टी के ऊपर हवा का वेग बढ़ता है, अतः बर्नौली प्रमेय के अनुसार P+1/2 रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट होता है। कागज़ के तल के ऊपर वायु दाब घटता है। यही कारण है बेटा, जो इसमें कागज़ के तल के ऊपर तथा नीचे दाबांतर के कारण ही इसमें उत्प्लावन बल लगता है। यही कारण है कि कागज़ की पट्टी को क्षैतिज रखने के लिए आपको उस कागज़ के ऊपर की ओर हवा फूंकनी चाहिए। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर इसका सवाल क्या करा चौथे का भी। जब हम किसी जल टोटी को अपनी उंगलियों द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं तो उंगलियों के बीच की खाली जगह से तीव्र जल धाराएं फूट निकलती हैं। तो आइए इसका बी नंबर सवाल देखते हैं। द्रव के स्थायी प्रभाव हेतु सततता समीकरण के अनुसार अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा उसके संगत द्रव के वेग के गुणनफल में प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है, जैसे A1 B1 बराबर A2 B2। इसे अभिन्नता का सिद्धांत भी कहते हैं बच्चों। जब हम जल टोटी को अपनी उंगलियों द्वारा बंद करने का प्रयास करते हैं तब उंगलियों के बीच खाली जगह से तीव्र जल धाराएं फुट निकलती हैं, क्योंकि उंगलियों द्वारा ढकने पर प्रभाव क्षेत्र घटता है तथा जल के प्रभाव का वेग तीव्र हो जाता है। चलिए बच्चों, सी नंबर सवाल को पढ़ते हैं। चौथे का सी क्या कह रहा है? इंजेक्शन लगाते समय डॉक्टर के अंगूठे द्वारा आरोपित दाब के अपेक्षा सुई का आकार दवाई की बस धारा को अधिक अच्छा नियंत्रण करता है। देखिए बच्चों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। सूक्ष्म छिद्र से प्रवाहित द्रव का वेग अधिक होता है, जिससे छिद्र पर दाब भी अधिक होता है। चूँकि कोई बाहरी बल कार्य नहीं है, अतः संवेग संरक्षण के नियम से द्रव विपरीत दिशा में समान परिमाण का प्रणोद जो होता है F, प्रणोद मतलब बल जो होता है बेटा, परिमाण मतलब फोर्स जो होता है F बराबर dP/dt उत्पन्न करेगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम ई नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। कोई प्रचक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में प्रवलिकार प्रपथ का अनुसरण नहीं करती है। आइए इसके आंसर को हम समझते हैं। चलिए, मैग्नस प्रभाव के कारण प्रचक्रमान क्रिकेट की गेंद वायु में प्रवलयाकार पथ पर अनुसरण नहीं करता है। माना प्रचक्रमान करती हुई गेंद का वायु में अग्र दिशा में वेग उसका v है। गति करती हुई बॉल मतलब उसका जो अग्र दिशा में वेग है वो v है, तथा गेंद के प्रचक्रमान का घड़ी की सुई की दिशा में है वेग u है। एक तरफ जो u है वो घड़ी की दिशा में है और जो v है वो घड़ी की विपरीत दिशा में है। ठीक है, जैसे ही गेंद अग्र दिशा में चलती है तथा अपने पीछे अल्प दाब क्षेत्र छोड़ती है, इसी क्षेत्र को भरने के लिए वायु विपरीत दिशा में v वेग से घूमती है। गेंद के संपर्क में वायु की परत गेंद को u वेग से घुमाती है। गेंद के ऊपर वायु का वेग v - u तथा गेंद के नीचे v+u होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार P+1/2 रो वी स्क्वायर जो है नियतांक होता है, अतः गेंद के नीचे दाब कम हो जाता है तथा गेंद के ऊपर दाब अधिक हो जाता है, तथा दबांतर के कारण गेंद पर एक बल आरोपित हो जाता है तथा गेंद प्रवलयाकार पथ की अपेक्षा वक्रीय पथ पर अनुसरण करती है। बच्चों, पाँचवां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। पाँचवें नंबर सवाल में क्या कह रहा है? ऊंची एड़ी के जूते पहने 50 किलोग्राम। बच्चों, इसमें m की वैल्यू आपको दिया है 50 किलोग्राम, बहुत ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है कोई शरीर को 1 सेंटीमीटर व्यास, बेटा व्यास क्या होता है 2D, कितना दिया है
1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पता है इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 10⁻²² से गुणा कर देंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक बच्चों, ये क्या है, त्रिज्या है और ये व्यास होता है 2d और द्रव्यमान है m। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है इसमें कि क्षैतिज पथ पर एड़ी द्वारा आरोपित दाब ज्ञात कीजिए। बेटा P ज्ञात करना है, जिसे हम लोग दाब कहते हैं। तो बच्चों आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। इसका फार्मूला क्या है, P बराबर दाब का फार्मूला, P बराबर F/A, ये होता है फार्मूला। बच्चों क्या होता है, P बराबर F/A। आपको पता होना चाहिए कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो F का जो फार्मूला होता है वो होता है mg। आपको पता होना चाहिए F बराबर क्या होता है बच्चों, mg होता है। और A जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये होगा A का फार्मूला। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। पहले P बराबर F को लिखेंगे mg और बाय πr²। अब यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करेंगे। m की वैल्यू कितनी है, 50 किलोग्राम, और g की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, जो हर बार होती है 9.8। आप याद कर लीजिए, g की वैल्यू दिया हो या ना दिया हो, हम क्या लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बेटा, ये g की वैल्यू होती है। उसके बाद पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू r की वैल्यू कितनी दिया बच्चों, ये 1/2, 1 का स्क्वायर 1/2 4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे, देखिए r² है और 10⁻² का 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 4 को ऊपर भेज देंगे। इस 4 को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, P बराबर 25 चौको कितना हो जाएगा, जब इसके में गुणा करेंगे हम 25 चौको, फिर समझिएगा इसका जब गुणा करेंगे 25 चौको 200 ना, 5 चौक 20, 200 इंटू 9.8 बटे 3.14, अब इंटू ये ऊपर जाके 10⁻⁻4 है। आइए हम आगे बताते हैं हम आपको। बच्चों अब हम क्या करेंगे, P बराबर, अब पॉइंट के बाद एक देखिए जीरो बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, तो ताकि पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर दे। अब क्या आ गया, ऊपर 200 इंटू 98 980 हो जाएगा बटे 314 और 10⁻⁻4। बच्चों हम क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जब इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ऊपर क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दो एक काम करिए, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं ना, इस पावर को ऊपर ले जा रहे हैं। अब इसमें से इस 2 जीरो को इसको दे दे रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, 2 गुणे 980, ठीक है, इंटू ये ऊपर जाके प्लस होगा, प्लस और 2 इसमें और ऐड हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻4 और 2 6 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो हमने इसको दे दिया, ऊपर गया प्लस हो गया, और नीचे कितना बचा 314। बच्चों जब इनका गुणा करेंगे और इसमें भाग देंगे, फिर समझिए आप 980 में 2 का गुणा करिएगा, 314 से आप जब डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 6.24 इंटू 10⁻6 पास्कल। बेटा पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखिएगा, पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये मेरा आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लें। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए। टॉरिसेली के वायु दाब मापी में पारे का उपयोग किया गया। पास्कल ने ऐसा ही वायु दाब मापी 984 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व की फ्रेंच शराब का उपयोग करके बनाया। समान वायुमंडलीय दाब के लिए शराब स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। बच्चों ऊंचाई पूछ रहा है, स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है, आपको घनत्व दिया है रो होता है घनत्व। ठीक बेटा, डेंसिटी जिसे बोलते हैं, कितना दिया है 984 किलोग्राम मीटर इनवर्स, या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर बेटा आपको कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, यह आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और दूसरी बात, पी की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये भी आपको याद करना पड़ेगा,
ठीक है बेटा, वायु इसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं इसे? वायुमंडलीय दाब। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला है दाब का। किसका? दाब का फार्मूला P बराबर रो जी एच। एक काम करिए, P का मान कितना दिया है? 1.013 इंटू 10⁵ बराबर रो का मान 984 इंटू जी का मान 9.8 इंटू हाइट। यहाँ से हाइट हम फाइंड करेंगे। आइए बच्चों ऊपर देखते हैं। जब यहाँ एच निकालेंगे, ये नीचे चला जाएगा। 1.013 इंटू 10⁵ बटे नीचे चला जाएगा 984 इंटू 9.8 आएगा। फिर समझिए इन दोनों को हम क्या ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। इसके जब नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा और मेरा ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो इसको थोड़ा आसान कर दें। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 जीरो ना, 1 2 3, पहले ये समझिएगा पॉइंट के बाद कितने संख्या? 1 2 3, पॉइंट के बाद 1 है तो 3 बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने मन से जीरो बढ़ाओ। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 1013 और कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। नीचे कितना? 984 सर, 900 ये आ जाएगा। 1 2 कट गया। अब बेटा अब इनका गुणा करके इसमें भाग देंगे। भैया इनका गुणा करके इसमें भाग देना है, तब क्या आएगा? 10.5 मीटर आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आ चुका है, नोट कर लो। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? समुद्र तट से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना 10⁹ पास्कल के अधिकतम प्रतिबल को सहन करने के लिए बनाई गई है। क्या यह संरचना किसी महासागर के भीतर किसी तेल कूप के शिखर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है? महासागर की गहराई 3 किलोमीटर है। समुद्र की धाराओं की अपेक्षा कीजिए। चलिए बच्चों आइए आप देखिए, यहाँ पर आपको एच दिया 3 किलोमीटर। बच्चों आपको एच दिया है 3 किलोमीटर, आप इसे मीटर में बदलेंगे तो 3000 मीटर आएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। बच्चों इसके बाद इसको आप, और इसमें आपको घनत्व दिया है। क्या दिया है? घनत्व। कैसे पता घनत्व? जल का घनत्व याद कर लीजिए, रो 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये होता है जल का घनत्व। जल का घनत्व याद करना पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा। जल का घनत्व ये होता है, ऐसे बहुत सारे तेल का भी घनत्व होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें क्या है बच्चों? जी का मान आपको याद ही होगा, क्या होगा? 9.8 ही होगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक काम करिए, पहले आपको पी ज्ञात करना है। पी ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में एक दिया ना 10⁹ के अधिकतम प्रतिबल को सहन करता, तो ये यहाँ पर पी आता है, वो क्या इससे कम आता है कि ज़्यादा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो बेटा पी निकालने के लिए फार्मूला हमने दाब का बताया था। क्या दाब का फार्मूला? कहाँ सर आपने दाब का बताया था? देखो बेटा रो पी बराबर रो जी एच, ये होता है फार्मूला। अब हम यहाँ रखने जा रहे हैं मान को। कैसे रखेंगे बेटा? रो पी, बार बार रो पी एक जैसा होता, कन्फ्यूज हो जाते हैं। पी है बेटा, क्या है? पी ये क्या है? प्रेशर है, समझ गए? हाँ पी रो की वैल्यू कितनी है? 10⁻3। जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 3000। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब बताइए बच्चों क्या आया? अब आया 3 का, इसमें गुणा करो। 3 का गुणा 3 अट्ठे 24 का 4, 3 नवा 27 और 2 29। भैया 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगा दो, 3 27 2 29 और 3 जीरो यो 2 जीरो यो 5 जीरो। ये क्या आ गया मेरा? पी। पी कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया? अब एक काम करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलें तो 200 से भाग देंगे। अगर हमने 100 से भाग दिया है तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, और जब 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7, 10⁻2, 10⁻5, 10⁻7 पास्कल। तो आप ये देखिए
जो यहाँ पर है 10⁹ पास्कल आपको दिया है वो ज़्यादा है, और जो मेरा आया लगभग कितना है 2.94 इंटू 10⁻7 पास्कल। तो इसका मतलब ये अधिकतम सहन कर सकता है। तो हम कहाँ तक बना सकते हैं बेटा, यह संरचना महासागर के भीतर किसी तेल के कूप के शिखर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है। तो रख सकते हैं क्योंकि उससे इसका दाब जो है कम है इससे। ठीक है, नोट कर लो। आइए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8वां नंबर, किसी द्रव चलित ऑटोमोबाइल लिफ्ट की संरचना अधिकतम 3000 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ एम की वैल्यू आपको दिया है। 8वें नंबर सवाल में आपको एम की वैल्यू कितना दिया, 3000 किलोग्राम दिया है। ध्यान से पढ़िए, 8वें नंबर सवाल में क्या दिया आपको। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। किसी द्रव सहित ऑटोमोबाइल लिफ्ट की संरचना अधिकतम 3000 किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए आपको एम की वैल्यू कितनी है, 3000 किलोग्राम है। उसके बाद कह रहा कि कारों को उठाने के लिए की गई है बोझ को उठाने वाले पिस्टन की अनुप्रस्थ काट मतलब क्षेत्रफल जो है वो ए है। कितना दिया है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है बच्चों, छोटे पिस्टन को कितना अधिकतम दाब सहन करेगा मतलब पी ज्ञात करना बच्चों। क्या ज्ञात करना है, पी। तो एक काम करिए बच्चों, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि पिस्टन का दाब, बड़ी पिस्टन का दाब पहले निकालते हैं। बड़ी पिस्टन का दाब क्या होता है बच्चों, फार्मूला बताइए। P बराबर F इंटू ए। तो F को लिख सकते हैं mg/a, लिख सकते हैं। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। P बराबर mg, m का मान 3000, g का मान 9.8 बटे a का मान 425। बच्चों गलती हो गई, मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। अब हम आपको बता दें, आइए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ठीक है, समझिएगा। जो 1 सेंटीमीटर होता है उसको लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उसको लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 4 स्क्वायर करेंगे ना 4। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है उसको लिख सकते हैं 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ऐसे 1 सेंटीमीटर गुणा होता है 4, तो 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, तो 10⁸ मीटर की क्यूब है ना बेटा यहाँ पर, तो यहाँ 4 होगा, मीटर 4। ये सब वैल्यू होती है। तो वैसे ही मीटर सेंटीमीटर है तो ये वाली वैल्यू अप्लाई होगा, 10⁻⁴ मीटर। तो हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट हो गया। किस में बदल गया बेटा, मीटर में इसको हमने बदल दिया। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, तो बच्चों अब हम इसको ऊपर ले जाएं, अगर इसको ले जाएं ऊपर देखिए तो हो जाएगा 3009.8 बटे 425 गुणे 10⁴ होगा। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तो 0 0 काट देंगे, होगा। अब ये क्या करेंगे हम, अब इसको अगर हम काटना चाहे या गुणा कर दे, 3 से करो, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 नवा 27 और 2 29। अब 2 0 यहाँ लगाएंगे और 425 से भाग दे देंगे 10⁴। 1 0 इसको देंगे क्योंकि 1 0 इसको दे दे तब भी भाग चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 2940 बटे 425 गुणे जब इसको देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा जब इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। भाग दे के देख लीजिएगा आप, आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे पिस्टन का जो दाब होगा बड़े पिस्टन के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना, इक्वल होगा। ठीक है, तो छोटे पिस्टन का भी दाब यही हो जाएगा है, छोटे पिस्टन का दाब बड़े पिस्टन के बराबर ही होगा, यही आएगा बेटा। कितना आएगा 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आप नोट कर लीजिए, बड़े पिस्टन और छोटे पिस्टन का जो दाब है वो बराबर होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है किसी यू नली की दोनों भुजाओं में भरे जल तथा
टिड स्पिरिट को पारा एक दूसरे के से अलग करता है। जब जल तथा पारे के स्तंभ क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 12.5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं तो दोनों भुजाओं में पारे का स्तंभ समान है, तो स्पिरिट का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक काम करिए, देखिए इसे डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देख लें। चलिए बच्चों आप ये समझिए बहुत ध्यान से, जल की ऊंचाई कितनी है। जल की ऊंचाई मान लिया h1, ठीक, कितनी दिया है 10 सेंटीमीटर, डायग्राम में आप देख सकते हैं। और जल का घनत्व आपको याद होगा, जल का घनत्व, जी सर याद है, अभी आपने बताया था, ρ1 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसको भी आप क्यूब में से मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मीटर में आप इसको भी बदलेंगे। किससे बदलेंगे, 10⁻⁻² से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए तब अब आगे देखते हैं। और उसके बाद हमें कह रहा है स्पिरिट की ऊंचाई कितनी दिया, h2 12.5 सेंटीमीटर है ना, इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, -2 मीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, दोनों भुजाओं में पारे का स्तंभ समान है तो स्पिरिट का अपेक्षित घनत्व। बेटा पहले हम इसका घनत्व निकालें, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, घनत्व है। पहले हमें स्पिरिट की घनत्व निकालना पड़ेगा, घनत्व मान लो ρ2 है, क्या है ρ2 निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हमें बाद में ये निकालना पड़ेगा, पहले आइए घनत्व निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा फार्मूला, देखिए बच्चों, जो दोनों का दाब होगा बराबर होगा, जो जल का दाब होगा, जल का जो प्रेशर होगा, किसका प्रेशर, वो स्पिरिट के प्रेशर के बराबर होगा। किसके, स्पिरिट के प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका फार्मूला होगा ρ1G1H1 ρ2G2, जी तो सेम होगा बेटा, जी तो सेम होगा H2, तो जी से जी कैंसिल, हमें ρ2 निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, ρ2 निकालोगे, देखिए ρ2 निकालना, ρ2 ये इसको नीचे लगा देंगे तो ρ1H1 क्या आ जाएगा, नीचे जाएगा, ये H2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। आइए बच्चों यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करते हैं। पहले ρ2 बराबर, ρ1 कितना है, ρ1 10⁻3, ठीक है। उसके बाद H1 कितना है, 10 गुणे 10⁻⁻2, H2 कितना है, तो 12.5 इंटू 10⁻², इससे कट जाएगा। अब क्या आया बच्चों, यहाँ पर जो मेरा आंसर आ गया, ρ2 का मान जो आ गया, ये आ गया, इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 और 4 0, ये पॉइंट, ये आएगा 12.5, यही तो आएगा बच्चों। अगर हम इसका भाग दें इसमें ρ2 का, समझिएगा 800 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 800। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, अगर बच्चों ये आ गया, और दूसरी बात आपेक्षिक घनत्व में निकालना है, तो उसका हम आपको फार्मूला बता दें। आपेक्षिक घनत्व का पहले लिखेंगे जल का घनत्व, स्पिरिट का घनत्व, स्पिरिट का घनत्व बटे जल का घनत्व, जल का घनत्व। तो बच्चों आइए यहाँ पर मान रख के निकालते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर, आप बताइए स्पिरिट का घनत्व कितना है, जल का घनत्व कितना है, 1000। भाई इसको क्या 10⁻1000 भाग देंगे,
तो आएगा 0.8। कितना आएगा बच्चों? 0.8 आएगा। ये क्या आपेक्षिक घन तो मेरा आ गया 0.8। ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लें। 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। यदि प्रश्न 9 के समस्या में यू नली के दोनों भुजाओं में इन्हीं दोनों द्रवों को और उड़ेर कर दोनों द्रवों के स्तंभों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो दोनों भुजाओं में पारे के स्तंभों में क्या अंतर होगा यदि पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.5 हो। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी आपको देखना पड़ेगा। आप बुक हो आपके पास अगर तो आप देख लीजिएगा। पहले जो जल का ऊंचाई कितना था बेटा? 10 सेंटीमीटर थी। अब इसमें 15 सेंटीमीटर दोनों में बढ़ाते हैं ना, दोनों द्रव में 15 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं। तो आप ये समझिएगा 10वां नंबर सवाल है, आपको 9 भी पढ़ना पड़ेगा साथ में। तो आप बताइए जल की ऊंचाई कितनी थी? जल की ऊंचाई पहले थी H1 थी 10 सेंटीमीटर। अब इसमें 15 और बढ़ा दो, कह रहा ना सवाल में, तो हो गया 25 सेंटीमीटर। आइए इस बार सेंटीमीटर में हम लगाते हैं सवाल को, ठीक है, मीटर में नहीं बदलेंगे। और स्पिरिट का देखिए, स्पिरिट की ऊंचाई, स्पिरिट की ऊंचाई कितनी थी? H2। अब कितनी थी? पहले 12.5 थी। इसमें भी 15 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और आगे देखिए क्या कह रहा है। जल का घनत्व तो कितना था? जल का घनत्व बेटा, जल का घनत्व जो होता है ρ1, हम आपको बता दें ये 10⁻3, देखिएगा बेटा 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं 1। ये कैसे सर 1 लिख सकते हैं, लेकिन ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। देखो बेटा ये सेंटीमीटर में है तो आप ये वैल्यू यूज करिएगा, अगर यहाँ पर मीटर हो तो ये वैल्यू यूज करिएगा। तो फिलहाल हमने क्या किया, मीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते तो ये वैल्यू यूज करते, लेकिन हम मीटर में नहीं बदलेंगे तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आप यूज करिएगा। चलिए आगे देखिए। और स्पिरिट का घनत्व तो कितना है बेटा? स्पिरिट का घनत्व बेटा ρ2 जो आया था मेरा, अगर आपको बताएं 800 आया था। कितना आया था? 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लेकिन बच्चों इसको हमें ग्राम में बदलना तो 1000 से भाग दे दो। किससे? 1000 से अगर हम भाग देंगे तो 0.8 आएगा। क्या आ जाएगा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए और एक बात बता दें, मरकरी का घनत्व तो आपको दिया है, मरकरी का घनत्व, तो मरकरी के घनत्व को ρ3 लिख दें, लिख दो ρ3 से, बता तो दिया ρ3 क्या है। मरकरी का घनत्व कितना है? 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको वैल्यू दिया है। चलिए बच्चों अब इसमें सवाल को हम हल करते हैं। अभी क्या लिखेंगे? माना संतुलित अवस्था में, माना संतुलित अवस्था में क्या होगा, जो आपका मरकरी का दाब होगा बेटा, क्या? जो आपका मरकरी का प्रेशर होगा, किसका? मरकरी का। बहुत ध्यान से देखिएगा, मरकरी क्या 3, देखिए मरकरी का प्रेशर होगा 3 नंबर। देखिए मरकरी को हमने 3 माना ना, वो किसके किसके अंतर के होगा? जल के प्रेशर के। जल क्या 1 है बेटा, 1 वाला मेरा जल है, और माइनस स्पिरिट मतलब 2 के अंतर के इक्वल होगा बेटा। 3 का मतलब मरकरी हमने मारा, मरकरी, ठीक है। 1 का मतलब जल मान लिया है। कैसे? देखिए 1 वाले हम जल में ले, जल की ऊंचाई 1 है, जल का रो तो 1 1 माना है ना, और जो 2 है वो स्पिरिट हो गया, स्पिरिट। इतना आपको समझना पड़ेगा, स्पिरिट, ठीक है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, स्पिरिट स्पिरिट मान लिया, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ मान रखिए, क्या लिख सकते हैं इसको? ρ3 जी
H3, ठीक है, रो 1 GH1, रो 2 GH2। जी तो भाग देंगे कट जाएगा, जी से अगर हम डिवाइड देंगे तो कट जाएगा। अब देखिए आपको क्या क्या नहीं पता है। H3 निकालना है यहाँ पर, तो H3 अगर आपको निकालना है, देखिए जी से डिवाइड दे दिया तो आया रो 1 H1, रो 2 H2, रो 3, ये आ गया मेरा फार्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, H3 बराबर वैल्यू को पुट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। H3 रो 1 कितना दिया बच्चों, 10 की 1 ग्राम, ये वाली वैल्यू लेंगे हम 1। H1 कितना दिया बेटा, H1 दिया 25, माइनस रो 2 कितना दिया है, रो 2 दिया 0.8 इंटू H2 कितना दिया है 27.5 बटे रो 3 कितना दिया 13.6। आइए इनको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा मेरा आंसर। देखिए बेटा, जब इनको सॉल्व करेंगे, इनका मल्टीप्लाई घटा 13 से डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.221 सेंटीमीटर। क्या आ गया H3, ये मेरा आंसर आ चुका है बच्चों, इसको आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, 11वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है। क्या बर्नौली समीकरण का उपयोग किसी नदी की किसी स्फटिका के जल प्रवाह की विवरण देने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। नहीं, आंसर देखिए बच्चों इसका, नहीं, तेज नदी के प्रवाह में बर्नौली प्रमेय नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि तेज प्रवाह में धारा रेखीय प्रवाह नहीं होती है। ठीक बच्चों, 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए। बर्नौली समीकरण के अनुप्रयोग यदि निरपेक्ष दाब के स्थान पर परिमापी दाब का प्रयोग करें तो क्या इसमें कोई अंतर पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। नहीं, यदि हम निरपेक्ष दाब के स्थान पर गेज दाब का प्रयोग करें तो इसमें बर्नौली समीकरण के अनुप्रयोग में कोई अंतर नहीं पड़ता है, जब तक कि दो बिंदुओं का वायुमंडलीय दाब पर्याप्त भिन्न ना हो। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों, 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। 13 नंबर सवाल कह रहा, किसी 1.5 मीटर लंबी 1.0 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्षैतिज नली से ग्लिसरॉल का अपवर्ती प्रवाह हो रहा है। यदि नली के एक सिरे पर प्रति सेकंड एकत्रित होने वाले ग्लिसरीन का परिमाप 4×10³ किलोग्राम प्रति सेकंड है तो नदी के दोनों सिरों के बीच दाबांतर ज्ञात कीजिए। और इसमें आपको ग्लिसरीन का घनत्व तो दिया है 1.3 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा ग्लिसरीन की सांद्रता भी आपको दिया 0.83 पास्कल सेकेंड। आप यह भी जांच करना चाहेंगे कि क्या इस नली में स्तरीय प्रवाह की परिकल्पना सही है। तो बच्चों, आइए हम सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या कहें, नली की लंबाई, ट्यूब मानो या नली मानो, बात एक ही है बेटा। नली की लंबाई कितनी है, लंबाई को हम लोग L से लिखते हैं, किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे। कितना दिया है 1.5 मीटर, ये आपको दिया है। और आगे देखिए कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, R की वैल्यू कितनी दिया है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटो, पहला मीटर में सेंटीमीटर में, इसको आप मीटर में बदल लो, 1×10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, त्रिज्या ये क्या है, नली की त्रिज्या अगर हम लिखें तो नली की त्रिज्या। और आगे देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है, कह रहा प्रति सेकंड प्रवाहित ग्लिसरीन का द्रव्यमान दिया है, प्रति सेकंड में दिया है, प्रति सेकंड में ग्लिसरीन का क्या द्रव्यमान मतलब m मान लें, m कितना दिया है 4×10⁻³ द्रव्यमान ना किलोग्राम प्रति सेकंड बेटा, प्रति सेकंड कह रहे हैं ना तो बटे में सेकंड से हम डिवाइड दे देंगे। और क्या कह रहा है इस सवाल में,
दोनों सिरों के बीच दबांतर ज्ञात करना, डेल्टा पी ज्ञात करना। चलिए, और इसमें क्या घनत्व दिया है ना, ग्लिसरीन का घनत्व दिया है, ग्लिसरीन का घनत्व रो का मान कितना दिया है, ध्यान से देखिए बच्चों, 1.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसका श्यानता भी दिया आपको, ग्लिसरीन। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको ग्लिसरीन का श्यानता भी दिया है, श्यानता। ठीक बच्चों, इसका श्यानता आपको कितना दिया, नीटा जिसे बोलते हैं, इसकी वैल्यू है 0.83 पास्कल। ठीक है, सेकेंड, पास्कल सेकेंड दिया हुआ। चलिए बच्चों, आगे हम इसके सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे आयतन किसका, प्रति सेकंड में ग्लिसरीन का आयतन। क्या निकालेंगे, आयतन का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, ये होता है फार्मूला, सबको पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, V बराबर M, M का मान कितना है, 4 × 10⁻, देखिए -3 बटे रो का मान कितना दिया है, 1.3 इंटू 10⁻3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4.13 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 40/13, 40 में 13 का जब हम भाग देंगे तो या तो यहीं छोड़ दो, इसको यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, यहीं छोड़ दो। अब इसके बाद निकालते हैं ठीक बेटा, इसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, ट्यूब के सिरों के बीच, नली के सिरों के बीच दाबांतर, दाबांतर क्या होता है फार्मूला, P बराबर 8 नीटा रो V बटे πr की पावर 2, πr² होगा, यही तो होगा बच्चों। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर रो बराबर P है बेटा, दाबांतर है ना, P है, P बार बार रो समझ लेते हैं, P है, प्रेशर P बराबर, अब बताइए 8 नीटा, नीटा की वैल्यू कितनी है 0.83 इंटू रो की वैल्यू कितनी है 1.3 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब इंटू V का मान अभी निकाला था, कितना निकाला था, ये देखिए 4/13 इंटू 10⁻⁻6 बटे में क्या है, पाई का मान 3.14 इंटू R का मान कितना दिया है 1 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 8.0.83 एक किनारे करो, 1.3 एक किनारे करिए, 4 को भी किनारे लगाइए, बटे 3.14 इंटू, अब ये जो है बटे में ना, तो 1.3 बटे में रहेगा, इंटू 10 की पावर समझिएगा -6 और +3, माइनस का 3 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, नीचे 10 की पावर -4 आएगा। ठीक है, अब इसको हम ऊपर भेजने जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये इससे कट जाएगा। ठीक है बच्चों, ये L होगा, गलती हो गई,
ये क्या होगा, एल है यहाँ पर फार्मूला में। फार्मूला होता क्या है, जो दर का फार्मूला होता है वो होता है बी बराबर, हम आपको बता दें, पाई बटे 8, ठीक है, और पी आर स्क्वायर बटे नीटा एल, ये होता है फार्मूला। यहाँ से आप अगर पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ एल होगा, फार्मूला गलत हो गया था। अब बच्चों, अब ये देखिएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, एल था, अब ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर एल एल का मान 1.5 करना पड़ेगा, 1.5। अब ये 1.5, ठीक है, और ये पावर -6 ही रहेगी, समझिएगा, 1.5 नहीं कटेगा, मत काटिएगा, ठीक है। अब बचा क्या, पी बराबर पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 8 गुणे 83 गुणे 1 पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 15 गुणे 4 बटे 314 गुणे 13, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो -2 बचेगा, -2 बचेगा, ठीक बच्चों। अब आइए बेटा, हम इसका गुणा करना चाहते हैं, इनका इनका गुणा करके अब इससे भाग देना चाहते हैं गुणा करके। जब ऊपर गुणा करेंगे 39840 आएगा, और जब नीचे गुणा करेंगे 4082 आएगा, इंटू 10⁻²। अब जब इसको हम भाग देंगे इसमें, तो आएगा 9.75 इंटू 10⁻² पास्कल, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। फिर समझिए बच्चों, जो तो इसी काम एक सवाल और बता दें जा रहे हैं। रेनॉल्ड संख्या का फार्मूला होता है क्या, आइए हम आपको बता दें। इसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, किससे, के से डिनोट करते हैं। के बराबर 2m बटे पाई आर नीटा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब आइए के 2 m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 इंटू 10⁻, देख लीजिए इससे पहले सवाल में 4 इंटू 10⁻³ आया था, पाई का मान 3.14 इंटू आर की वैल्यू दिया था 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदला था तो ये आया था, ठीक है। A² 2 इंटू श्यांता कितना था हमारा 0.83। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो के बराबर, तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसमें भी 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 4 दूनी 8 होगा, पहले 8 लिख दीजिए, इंटू 10⁻3। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से, हटा बढ़ा दिया। अब ये पॉइंट आएंगे, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 314 गुणे 83, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस में ना, ऊपर जाके प्लस, 4 दूनी 8, माइनस में ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये समझिए, ये 3 जीरो, देखिए 2 ये 1 ये, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे भाई, प्लस और माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा के बराबर, तो के बराबर आएगा 8 गुणे 10⁻3, 3 का गुणा कर देना, और 314 गुणे 83। तो बच्चों 3 का जब गुणा करोगे 8000 आएगा, 8000 में 314 गुणे 83 करिएगा, और उसमें भाग दे दीजिएगा। जब आप भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.31, ठीक है, नोट कर लो।
चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी आदर्श वायुयान के परीक्षण प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे पृष्ठों पर वायु प्रवाह की गतियाँ 70 मीटर पर सेकेंड तथा 63 मीटर पर सेकेंड है। यदि पंख का क्षेत्रफल 2.5 मीटर है तो उस पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। वायु का घनत्व आपको दिया है। चलिए बच्चों हम आपको बता दें, आपको V1 दिया है। V1 कितना दिया है? V1 बच्चों आपको V1 दिया 70, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और आपको V2 दिया है 63 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यदि पंख का क्षेत्रफल A की वैल्यू दिया है बच्चों, आपको क्या दिया है? A की वैल्यू कितना दिया है? 2.5 मीटर स्क्वायर। तो घनत्व दिया आपको, वायु का घनत्व, वायु को आपको घनत्व दिया, कितना दिया है? 1.3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आप एक काम करो, बर्नौली के प्रमेय लगाओ। क्या लगाएं? बर्नौली की प्रमेय, ठीक है। तो कैसे, और उसमें कुछ दिया है? नहीं, नहीं दिया है। तो बर्नौली के प्रमेय पहले बताइए क्या है। बर्नौली की प्रमेय, बेटा बर्नौली की जो प्रमेय है ध्यान से देखिए, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, ये कट जाएगा। अब P1 P2 एक तरफ ले जाएंगे, या तो एक काम करिए P2 को उधर ले जाइए, P2 को उधर ले गए और बाकी इधर ले आए, तो 1/2 रो V1 स्क्वायर पहले से, वो उधर आके 1/2 रो V2 स्क्वायर हो गया, P2 माइनस P1 आएगा, यही तो आएगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं तो कर लो अच्छा, या तो रहने दो, कर लो। P2 माइनस P1 बराबर क्या आएगा बताना। 1/2 रो कॉमन कर लो तो आएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, यही तो आएगा। अब बेटा ये तो आ गया है इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो। लेकिन आपको कहिए बल चाहिए, क्या बल निकालना है? तो बल बराबर फार्मूला होता है क्या? P2 माइनस P1 डेल्टा P इंटू ए। कैसे आया? P बराबर होता है फार्मूला, P बराबर होता है F इंटू ए से, तो इसको डेल्टा P भी लिख सकते हैं। डेल्टा P को P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं। यहाँ जब मान निकालेंगे इधर आ जाएगा, इंटू में चला जाएगा भाई, ए इसके इंटू में चला जाएगा, तो F बराबर डेल्टा P इंटू ए। डेल्टा P को क्या लिख सकते हैं? ये। तो आप यहाँ मान रखिए F बराबर, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को लिख सकते हैं 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इंटू ए। अब मान आइए यहाँ पर हम पुट करते हैं, 1/2 रो का मान कितना है? 1.3, V1 स्क्वायर 70 का स्क्वायर करेंगे 4900 माइनस, समझना बेटा, और 63 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3969 इंटू ए का मान कितना दिया है? 2.5। बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, 1/2 कैसे आया? फार्मूले में है, रो का मान 1.3, बेटा 49 से 3969 को जब घटाएंगे तो 931 आएगा, ठीक है, इंटू 2.5। अब इसका गुणा करेंगे और 2 से देंगे भाग, जिससे बेटा अब इसका गुणा करेंगे 2 से देंगे भाग तो आएगा 1510, ठीक है, न्यूटन आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 10 से गुणा करेंगे, वही चीज़ आएगा ना, जब गुणा करोगे न्यूटन। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बदल दिया, आपको आप नोट कर लो। 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चित्र ए और बी किसी द्रव का
अपरिवर्ती प्रवाह दर्शाते हैं। इन दोनों चित्रों में से कौन सही नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आपका आंसर आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। ये नंबर गलत है, क्योंकि सत्ता समीकरण के अनुसार द्रव की चाल कम क्षेत्रफल पर अधिक होगी। बर्नौली प्रमेय के अनुसार अधिकतम वेग के कारण दाब न्यूनतम होगा, अतः क्षेत्रफल भी न्यूनतम होगा तथा द्रव स्तंभ की ऊंचाई भी कम होगी। तो ए नंबर ऑप्शन गलत है। आइए बच्चों 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़ते हैं। किसी स्प्रे पंप की बेलनाकार नली की क्षेत्रफल जो है 8 सेंटीमीटर है। तो इस नली के एक सिरे पर 1 mm व्यास के 40 छोटे छिद्र है। यदि इस नली के भीतर द्रव के प्रवाहित होने की दर 1.5 मीटर पर मिनट है, तो छिद्रों से होकर जाने वाले द्रव की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आइए सवाल को देखते हैं। आपको क्षेत्रफल कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसको आप मीटर में बदलोगे तो 8 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक बच्चों, और इसमें कह रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। और इसमें कह रहा है एक सिरे पर व्यास। व्यास क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ व्यास इसका जो है 2d जो है 2r मान लो, व्यास 2r, इसको हमने व्यास मान लिया। 2r यहाँ पर कितना दिया सवाल में? 1 mm। तो इसको आप मीटर में बदलोगे तो 1 × 10⁻³ मीटर आएगा। तो एक काम करो, रेडियस की आधी हो जाएगी। रेडियस की आधी 0.5 × 10⁻³ मीटर। तो बेटा रेडियस की वैल्यू हम ये यूज करेंगे। ठीक है, 2 से हमने भाग दे दिया इसमें। और क्या कह रहा? नंबर ऑफ एन नंबर कितने हैं, छिद्र कितने हैं? 40 है। एन की वैल्यू हो गई। और कह रहा है प्रवाहित होने की दर। दर क्या होता बच्चों? वेग जिसे बोलते हैं v1। दर दिया है आपको 1.5 मीटर पर मिनट। तो मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा बेटा? मीटर पर सेकंड। तो 1.5 भागे 60 से भाग दे दिए तो हो गया मीटर पर सेकंड में ये वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक काम करिए आप, इसको थोड़ा सा अच्छा लिख दें। पॉइंट आया 0 उड़ाएंगे तो 600 होगा। अब एक काम करो, 2 0 माइनस का लिख देना है और 6 का इसमें भाग देंगे। 6 दूनी 12 और 3 6 पंचे 30 इंटू ये 2 0 ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो वी की वैल्यू ये यूज करना। तो आज ये बताते हैं छिद्रों का कुल क्षेत्रफल निकालते पहले। ठीक बच्चों, छिद्रों का कुल क्षेत्रफल निकालिए। का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? A2 मान ले रहे हैं हम। A2 बराबर n × πr²। n क्या है? इसको कैपिटल N मानो या स्मॉल n मानो, जो भी मान लो, कैपिटल मान लो या स्मॉल मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक काम करो, n की वैल्यू कितनी है? 40, पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 0.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो आएगा 40 × 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर 0.25, 22 का स्क्वायर कर दिया। ये माइनस 2/3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 25 × 25, 25 चौको 6, 4 × 4, 4 दहाम 40। तो आएगा 22/7 में भाग देंगे 3.14 आएगा। 22 में 7 का भाग देंगे इंटू 10⁻1 और -5 है तो -6 है तो 5 हो जाएगा। ये आ गया मीटर स्क्वायर। क्या मेरा क्षेत्रफल आ गया? A2 आ गया। क्या आ गया बच्चों? ये A2 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें लगाने जा रहे हैं क्या? अविरतता का सिद्धांत। अविरतता या इसी को बोलते हैं सततता का सिद्धांत, या उसका समीकरण भी बोलते हैं। क्या होता है समीकरण बेटा? A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है, हमें निकालना क्या था? इसका छिद्रों से निकालना, चाल में V2 निकालना था। V1 तो दिया था हमें,
हमें V2 फाइंड करना था। क्या निकालना था? V2। तो भैया यहाँ से हमें A1 पता है, देख लीजिए, इसे आप A1 मान लीजिए, इसे आप A2 मान लीजिए, ठीक है। इसे आप A1 मान लीजिए, इसे आप A2 मान लीजिए। आपको V1 भी पता है, V2 निकाल सकते हैं। V2 का मान जब यहाँ निकालेंगे आप, तो V2 बराबर आएगा A1 V1 बटे A2। मान रखो बेटा, बहुत ध्यान से रखिएगा। चलिए, A2 का मान, सर A2 का मान है 8 गुणे 10 की पावर -4। V1 की वैल्यू ये है 2.5 इंटू 10 की पावर -2 बटे A2 का मान 3.14 इंटू 10 की पावर -5। तो बच्चों आइए हम इस पावर को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? 8 इंटू 2.5 बटे 3.14 पावर सॉल्व करते हैं। 6 2 8, 6 नहीं 4 2 6, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 5। अब सॉल्व करेंगे 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1, ठीक है। आइए यहाँ बता देते हैं हम, ठीक है। V2 बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, V2 बराबर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं हम। देखिए पॉइंट के बाद एक जोड़ आ गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 250 बटे 314 और गुणे 8। देखिए ये 8 छूट गया था ना, तो 250 गुणे 8 14। अब इसको जब सॉल्व करेंगे -6 आएगा, -1 आएगा। तो बेटा ये 0 से ये 0 कट जाएगा, क्योंकि ये बटे में आ गया, प्लस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। और 25 अट्ठे, जब 25 का 8 में गुणा करेंगे, देखिए 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200। 200 में जब 314 का आप भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.64। क्या आएगा? 0.64 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आ चुका है, आप इसको नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।